हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ज्ञानम अबोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 14 मई 2023 को होने जा रहा है पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के मैराथन। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बस आपने हमारे तक एंड तक बने रहना है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है, बीच में से स्किप नहीं करनी। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको लगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली जो अपडेट है उसके साथ आप जुड़े रहें। ठीक है, और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो अबोहर ज्ञानम एकेडमी में आकर। ठीक है जी। और आपको पता है कि अभी फ़िलहाल कल परसों वैकेंसी आई है SSC CHSL की। ठीक है, उसका भी आपने एग्ज़ाम फिल करना है। सेंटर के थ्रू इसका एग्ज़ाम होता है, उसका भी आपने पोस्ट को फिल करना है और आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट आए आप वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास की, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का है, साथ में रेशियो का भी यूज़ हुआ है इसमें। क्या कह रहा है कि मीराज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 3:2 कि जो मीरा का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है, एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? खर्चा। ठीक है ना, और सेविंग क्या होती है? बचत। ठीक है भी, खर्चे और बचत का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है भाई? यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखते हैं सेविंग। इनका रेशियो कितना है? तो आप हो गए 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:2। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे आप, अगर खर्चा 3 है और सेविंग 2 है तो मुझे तो इनकम कितनी होगी? ठीक है ना, बताओ इनकम कितनी होगी? तो आपको पता है कि जो इनकम होती है, इनकम कैसे आती है? इनकम आती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, कितना खर्चा कर रहे हो कितना बचा रहे हो, उन दोनों का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर। ठीक है, तो आप 3 का खर्चा कर रहे हो, 2 बचा रहे हो, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 5। ठीक है अभी यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि हर इनकम इंक्रीज बाय 10%। आपकी जो इनकम है वो 10% इंक्रीज हो रही है। हर एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 12%। और जो आपका खर्चा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 12%। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट डज हर सेविंग इनकम, आपकी बचत कितनी इंक्रीज होगी? ठीक है ना, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है? 10%। खर्चा कितना इंक्रीज हो रहा है? 12%। और आपकी सेविंग कितनी इंक्रीज होगी ये बताना है। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना होता है, अगर आप 5 का 10% इंक्रीज करोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है? सारों को 100 से गुणा कर दो। मतलब इसको 100 से गुणा किया 500, इसको 100 से गुणा किया 300, इसको 100 से गुणा किया 200। मतलब आपकी इनकम 500 है, जिसमें से 300 खर्चा करे हो, बचा कितना रहे हो? 200। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं कि इनकम 500 से 10% इंक्रीज हो गई, तो 500 का 10% कितना होता है? 50। 500 का 10% कितना होता है? 50। 50 इंक्रीज हो गई, तो 500 में जब 50 का इंक्रीज हुआ तो कितना आ गया? 550। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है? 12%। तो 12% इंक्रीज हो रहा है। तो 300 का 12% कितना होता है? 36। तो 300 में 36 का इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 336। तो आप ये बताओ मुझे कि 500 इनकम है और 336 आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो बताओ सेविंग कितनी हो जाएगी? आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। तो आपकी जो सेविंग हो जाएगी वो 214 हो जाएगी। मतलब 500 का 10% इंक्रीज होकर 550 हो गया, और 300 का 12% इंक्रीज होकर 336 हो गया, और 500 खर्च कर रहे हो 336 बचा रहे हो। तो अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? सेविंग। तो 550 इनकम है, 336 एक्सपेंडिचर है, तो आपकी बचत कितनी आ गई? 214। तो आप बताओ पहले सेविंग कितनी थी? 200, अब सेविंग कितनी हो गई? 214। तो कितनी सेविंग इंक्रीज हो गई? तो आप होगी 14 इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 14। तो 14 किसके ऊपर हुई है? 200 पे। ठीक है ना, जो इनिशियल होता है उस पर चेंजिंग आती है। तो आपकी जो सेविंग है वो 14 इंक्रीज हुई है किसके ऊपर? 200 पे। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करो? गुणा 100% से गुणा करोगे। ठीक है अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 14 को 2 से भाग किया 7%। मतलब सेविंग के अंदर 7% की चेंजिंग आई है। सेविंग के अंदर कितनी है? 7% की चेंजिंग आई है। तो ये क्वेश्चन नोट करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। देखो क्या कह रहा है कि 20 kg इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं पटवारी के एग्जाम में। ठीक है ना, ये जो फ्रूट्स वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि 20 kg फ्रेश फ्रूट वाटरमेलन कंटेन्स 96% वाटर, आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 95%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। क्या होता है कि एक तरबूज है, एक वाटरमेलन है, ठीक है ना, उसके अंदर जो फ्रेश फ्रूट है उसका वेट है 20 किलोग्राम कुछ टाइम के बाद, और उसके अंदर 96% वाटर है, और कुछ समय के बाद क्या होता है वो पता है कि जो कुछ टाइम के बाद जो होता है वो सूख जाता है वाटरमेलन, तो उसके बाद उसके अंदर जो वाटर है वो 96 से रह के कितना हो गया 95% हो गया। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना होता है अभी देखो। तो जो फ्रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना इनको ऐसे करने होते हैं कि आपको दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना होता है फ्रूट को। जैसे कि फ्रूट है तो एक तो ये बाहर वाला जो बाउंड्री वाला जो एरिया होता है हमारा, ये वाला जो फ्रूट के बाहर वाला होता है, इसको हम एक नाम से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पल्प, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पल्प, ठीक है ना। जो बाउंड्री का जो एरिया होता है फ्रूट के बाहर ला, ठीक है ना, वो पल्प होता है। और इसके अंदर जो वाला होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं भाई? वाटर, ठीक है ना। बाहरी हिस्से को पल्प बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? वाटर। जब कोई फ्रूट धूप में रखने के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद सूख जाता है, सड़ जाता है, तो उसका जो वेट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वाटर पे पड़ता है, पल्प पे नहीं पड़ता। पल्प उतना ही होता है, वाटर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी सूख जाता है उसका। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है? पल्प को उतना ही रखना होता है, वाटर पे चेंजिंग आता है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान के चलो मैं यहाँ लिखूँ पल्प, यहाँ लिखूँ पल्प और यहाँ लिखूँ वाटर, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि शुरुआत में जब फ्रेश फ्रूट था तो वाटर कितना था? 96%। शुरुआत में वाटर कितना था? 96%। तो 96 आपको पता है टोटल चीज जो होती है, जो टोटल फ्रूट है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर 96% वाटर है तो 4% क्या होगा? पल्प। 4% क्या होगा? पल्प। अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 24 के फाड़े में ये कट जाएगा, 4 के फाड़े में, 4 कम 4, 24 चौके 96, ठीक है भाई। 1:4 आ गया, मतलब 1:4 आ गया, मतलब उसके अंदर अगर 24 वाटर है तो एक उसमें क्या है? पल्प है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि रिमेनिंग वाटर 95%, कि पानी 95% रह जाता है, 95%। तो अगर वाटर 95% रहेगा तो पल्प कितना होएगा? तो आप कहोगे टोटल 100% होता है तो 5% क्या होएगा? 5% होएगा पल्प। तो अगर रेशियो लोगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 के कम 5 और 19 5 95, तो यहाँ पे आ गया 1:19। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया कि पल्प सेम आ गया। अगर पल्प सेम नहीं आता तो हम क्या करते? सेम करते, ठीक है भाई। तो ये चीज़ थी। तो पल्प और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 1:24 और यहाँ 1:19, मतलब पल्प 1 था तो वाटर 24 था। और कुछ टाइम बाद क्या होता है? पल्प 1 है तो वाटर कितना हो गया? 19, ठीक है। तो अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूँ, फ्रेश फ्रूट की, कि फ्रेश फ्रूट का जो वजन है वो कितना है? पल्प प्लस वाटर, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ पल्प प्लस वाटर, पल्प प्लस वाटर ये मिलकर एक पूरा फ्रूट बनेगा। तो अगर एक पल्प है और 24 वाटर है तो टोटल कितना हो गया? 25, मतलब 25 यूनिट हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जो वेट था, शुरुआत में वो 25 यूनिट का था, पर एक्चुअल में 25 यूनिट का नहीं था, एक्चुअल में कितना था? 20 किलोग्राम का। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? 20 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 20/25। तो 5 के फाटे पे कट करोगे, 5 के 20, 5 5 25, तो मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4/5 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 किलोग्राम। क्योंकि शुरुआत में जो हमारा जो आया है, हमारा पल्प 1 और वाटर 24, तो कुल मिला के टोटल वेट कितना हो गया? 25। और क्वेश्चन में दे कितना रखा है? फ्रेश फ्रूट का वेट 20 किलोग्राम। तो हमारा 25 है, उनका 20 किलोग्राम, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20/25, तो 4/5 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 किलोग्राम। तो वो कह रहा है कि ड्राई फ्रूट का बताओ कि सूखने के बाद फाइंड द प्रेजेंट वेट वाटरमेलन। जो वाटरमेलन सूख जाता है प्रेजेंट में, मतलब कि न्यू वेट बताओ, न्यू। तो आपको न्यू कितना है? 19 और 1 20, 19 और 1 20। तो आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 गुणा 4/5, 5 कम 5, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, मतलब 16 किलोग्राम। तो जो नया फ्रूट है वो कितने किलोग्राम का है? 16 किलोग्राम का। मतलब कि सूखने के बाद अब उसमें वेट कितना रह गया? 16 किलोग्राम। पहले 20 किलोग्राम था, सूखने के बाद अब कितना रह गया? 16 किलोग्राम, मतलब सी ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से भी देखो तो यहाँ 20 किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम तो पहले ही था, अब तो पानी घट गया तो उतना ही थोड़ी रहेगा, चेंजिंग आएगी वेट में। ये देखो 21 किलोग्राम, तो आपको पता है सूखने के बाद वेट बढ़ता थोड़ी है, घटता है। तो यहाँ पे भी 21 किलोग्राम, ये भी गलत, 22 ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 20 किलोग्राम का था, तो घटने के बाद सिंपल सी बात है कि 20 से कम ही होएगा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हो सकता था, ठीक है, पर हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक। देखो ये वधे हैं तीजे क्वेश्चन नंबर ते जेडे क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पटवारी दे। आ भी जेड़ा क्वेश्चन है पटवारी दे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है।
तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चंस, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम सिर्फ पटवारी में भी नहीं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजन गोट 76% मार्क्स एंड सोनिया गोट 480 मार्क्स। देखो क्या है कि राजन के जो मार्क्स है वो परसेंटेज में बता दिए कि राजन कितने मार्क्स लेके आ रहा है, 76 मार्क्स लेके आ रहा है, और सोनिया को परसेंटेज में नहीं बताया, एक्चुअल मार्क्स बता दिए कि एक्चुअल में सोनिया कितने मार्क्स लेके आ रही है, 480 मार्क्स लेके आ रही है इन अ टेस्ट। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टोटल इज इक्वल टू, कह रहा है जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, जिसमें से टोटल में से हमारे मार्क्स आते हैं। जैसे मान लीजिए चलो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से हमारे 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये टोटल में से जो आते हैं ना, ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जो टोटल में से आते हैं। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो किसके इक्वल है, मार्क्स ऑब्टेन बाय राजन एंड सोनिया टुगेदर। मतलब कि राजन और सोनिया ने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो किसके बराबर है, मैक्सिमम मार्क्स के बराबर है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इन दोनों के प्लस दोनों के बराबर है, दोनों के सम के बराबर है। राजन कितने लेके आ रहा है प्लस सोनिया कितने लेके आ रही है, ये दोनों मिलकर जितने मार्क्स लेके आ रहे हैं ना वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब उसमें से दोनों के मार्क्स आ रही हैं। ठीक है ना, राजन और सोनिया के मिला के जितने मार्क्स बनते हैं ना उतने मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से राजन के और सोनिया के आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात क्लियर होगी। लास्ट में लिखा है कि हाउ मैनी मार्क्स डिड राजन स्कोर इन द टेस्ट, मतलब कि राजन इसमें कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे सोनिया 480 मार्क्स स्कोर कर रही है, तो वैसे ही आपने ये बताना है कि राजन कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है, या फिर हो सकता है पेपर में आपसे ये भी पूछ ले कि मैक्सिमम मार्क्स कितनी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो जनों का जिक्र हुआ है, एक राजन का और एक सोनिया का। देखो भाई राजन जो है वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है, 76%, और सोनिया कितने लेके आ रही है, 480 मार्क्स। तो आपको एक चीज़ पता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो अपने आप में 100% होता है। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो अगर राजन लेके आ रहा है 76%, तो बताओ सोनिया कितने लेके आएगी, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, सोनिया लेके आएगी, कितने लेके आएगी सोनिया लेके आएगी 24%। कितने लेके आएगी, 24%, तभी तो दोनों मिलकर 100% लेके आएंगे, हाँ कि ना, बोलो भाई, क्लियर करने क्लियर। अगर राजन 76% लेके आ रहा है और सोनिया फिर कितने लेके आएगी, सिंपल सी बात है 24% लेके आएगी। तो जो सोनिया 24% लेके आ रही है वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। मतलब सोनिया 480 मार्क्स लेके आ रही है, वो बेसिकली क्या है, 24% ही तो है। बोलो भी क्लियर करने क्लियर। तो मतलब कि 24% लेके आ रही है सोनिया 24% लेके आ रही है, वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे वो बराबर है 480 के। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 480/24। ठीक है भाई, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 1 0, मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और आपको पता है जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। तो मतलब कि 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 20 × 100। ठीक है भाई, 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 × 100 कितना हो गया, 2000। और 2000 ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क्स आ गया। मैक्सिमम मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 2000। अगर पेपर में आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो आप कहोगे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 2000। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 2000। और उसने ये पूछा नहीं, उसने पूछा कि राजन के कितने आए हैं, तो भाई 2000 में से राजन के 76% आए हैं। राजन के कितने हैं, 76%। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 2000। तो 2000 में से 76% उसने स्कोर किया है, तो निकाल दो परसेंटेज, तो बटा 100 करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो 76 को 2 से गुणा करोगे कितना आ गया, 152 इतनी आएगा। 6 दूनी 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 दूनी 6 7 14 और 1 15, 152 और 1 0 है, तो 1520 मार्क्स आ गए। कितने आ गए, 120 मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स कितने हैं, 2000। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 2000। तो 2000 का 76% स्कोर कर रहा है कौन, राजन। तो 2000 का 76% कितना आ गया, 1520। मतलब कि राजन कितना स्कोर कर रहा है, 1520 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, आ भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। की कह रहे क्वेश्चन के कह रहे कि इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। कह रहा है कि एक स्टाफ है, उसके अंदर जो 40% स्टाफ है वो फीमेल है।
ठीक है भाई, 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ मैरिड। मतलब कि जो 40% फीमेल है उसमें से 70% फीमेल का स्टाफ मैरिड है, ठीक है। और जो बच गया 40% फीमेल है तो मेल कितने होंगे 60%, और 60% का ही जो 50% है वो क्या है, स्टाफ मैरिड है, ठीक है। तो पता है क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ द अनमेरिड स्टाफ इन द ऑफिस, जो स्टाफ अनमेरिड है उसका परसेंटेज बताना है टोटल स्टाफ पे, टोटल स्टाफ पे जो अनमेरिड स्टाफ है उनका परसेंटेज बताना है। कैसे करोगे, देखो भी मान के चलो टोटल स्टाफ जो है वो 100 यूनिट है, ठीक है ना। ये मान के चलो आप कि जो ऑफिस के अंदर जो टोटल स्टाफ है वो 100 यूनिट है, उसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, उसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है। मान लो यहाँ फीमेल बना देते हैं, फीमेल, और यहाँ पे बना देते हैं मेल, ठीक है जी। यहाँ फीमेल वहाँ पे मेल, तो कह रहे हैं कि 40% स्टाफ जो है वो फीमेल है, तो मतलब कि 100 का 40% 40 ही होता है, तो अगर 40 फीमेल है तो 60 क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात क्लियर होगी। अब इस 40 में से ही कुछ मैरिड है कुछ अनमेरिड है, वैसे ही 60 में से कुछ मैरिड है कुछ अनमेरिड है, तो ये 40 है ना, इसमें से ही कुछ मैरिड है और कुछ अनमेरिड है, ठीक है। ऐसे ही जो 60 है, इस 60 में से कुछ मैरिड है और कुछ अनमेरिड है, ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं कि 40 का 70%, 70% ये ना फीमेल 70%, तो 40 का 70% कितना होता है, 40 का 70% 28, तो 28 क्या है, 28 मैरिड है, 28 क्या है, मैरिड, 28 क्या है, मैरिड है। तो जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अनमेरिड होंगे, तो 40 में से 28 गया 12 क्या होंगे, अनमेरिड होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो मेल है 60%, जो उसमें से 50% मेल स्टाफ मैरिड है, तो मतलब कि 50% मतलब आधे ही, तो 60 का आधा कितना होता है 30, मतलब कि 30 ही अनमेरिड है और 30 ही क्या है, मैरिड है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात भी क्लियर होगी। देखो सबसे पहले हमने क्या है, हमने मानना है कि स्टाफ जो है वो 100 यूनिट है टोटल, तो 60 का 40% फीमेल है, तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो 40 फीमेल है तो बच कितने के 60 क्या होंगे, मेल, और उस 40 में से कुछ मैरिड है कुछ अनमेरिड है, वैसे मेल में 60 में से कुछ मैरिड है कुछ अनमेरिड है। तो कह रहे हैं कि जो फीमेल है ना वो 70% मैरिड है, तो 40 का 70% कितना होता है, 28, 40 का 70% 28, मतलब 28 मैरिड है, तो 40 का 28 मैरिड है, तो अनमेरिड कितने होंगे 12। वैसे यहाँ पे हैं टोटल कितने हैं 60 में से 50% मैरिड है, तो 50% का मतलब हाफ, तो आधे लोग अगर मैरिड है तो आधे लोग क्या होंगे, अनमेरिड, मतलब कि 60 में से 30 मैरिड होंगे 30 अनमेरिड होंगे। तो हमें परसेंटेज बताना है किसका, अनमेरिड का। तो बताओ यहाँ पे फीमेल कितनी अनमेरिड 12, और यहाँ मेल कितने अनमेरिड 30, तो 30 और 12 कितना हो गया, तो आ गए 30 और 12 हो गया 42, मतलब कि 42 क्या है, 42 लोग जो है 42 स्टाफ जो है वो क्या है, अनमेरिड है। किस पे बताना है, हमें बताना है इन द ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस के टोटल जो स्टाफ है उस पर बताना है। तो टोटल स्टाफ कितना है 100, तो 100 पे हाँ वो बताया कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, परसेंटेज ही होती है, तो 100 में से 42 लोग अनमेरिड है, इसका मतलब 42% लोग। देखो भी कर दे हाँ पंजवें क्वेश्चन, तो शुरुआत की कह रहे हैं पंजवां क्वेश्चन, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर। हमने जो 4 क्वेश्चन किए वो परसेंटेज के किए हैं, अब हम जो 4-5 क्वेश्चन करेंगे वो मेंसुरेशन के करेंगे, ठीक है भाई। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 3D का। क्या कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 19 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो जोड़ है वो 19 सेंटीमीटर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, काफ़ी बेहतरीन, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, आप इसका डायगोनल फाइंड कर दो, या आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर दो, या इसका एरिया फाइंड कर दो। थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करने में भी बढ़िया लगेगा। तो कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो जोड़ है, हम लिखते जाते हैं बरोबर बरोबर कि लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका जो सम है वो कितना है, 19 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 19 सेंटीमीटर है। और हमें दे क्या रखा है, हमें डायगोनल दे रखा है। क्या दे रखा है, डायगोनल। तो आपको पता है कि जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या रहता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला रहता है d = स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये रहता है। और अगर मैं यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को इधर लेके आऊँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। तो स्क्वायर रूट इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, तो मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर = L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और हमें डायगोनल दे रखा है, डायगोनल बोले तो विकर्ण, इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण कितना दे रखा है, 5√5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये इसके बराबर आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो जब आप 5√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 5 का स्क्वायर 25, इंटू में √5 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 5 होता है, और = L का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो 25 5 कितना होता है 125, तो इजिकल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब कि ये रिजल्ट निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो सम है वो आपको दे रखा था 19 सेंटीमीटर, और डायगोनल की हेल्प से क्या है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता है। और जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। और डायगोनल हमें दे रखा है कितना 5√5, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर सिंपल 5 होता है, तो 25 5 कितना हो गया 125, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया 125 के, मतलब कि जोड़ 19 के बराबर दे रखा था और इनके स्क्वायर का जो जोड़ है वो 125 के बराबर आ गया। तो इसके बाद आप क्या करोगे, देखो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये देखो आपको फाइंड करना है लेटरल सरफेस, सॉरी सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जब सरफेस एरिया की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है क्यूबॉइड का, किसका, क्यूबॉइड का, तो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ठीक है भाई, तो आपको क्या चाहिए होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए होती है, और हम इसमें वैल्यू पुट करके हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। पर हुआ क्या है यहाँ पे, ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, क्योंकि यहाँ पे इनका जोड़ दे रखा है या इनके स्क्वायर का जोड़ दे रखा है, मतलब अलग अलग जिक्र नहीं कर रखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम हल्का सा यूज़ करेंगे अलजेब्रा का। किसका यूज़ करेंगे, अलजेब्रा का। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या ये आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस BC प्लस CA, ये भी एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस BC प्लस CA, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो हमें इनका जोड़ पता है, जैसे ABC क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो मतलब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हल्का सा, यहाँ L कर देंगे, यहाँ तो ब्रेथ था सॉरी, और यहाँ पे क्या कर देंगे हाइट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब कि ABC किसका काम करे, लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे भी LB BH और HL, ठीक है भाई, यहाँ क्या लिख देंगे HL। तो ये ABC का काम कर रहे हैं, तो हमें इनका सम पता है, AL BH का जोड़ कितना है 19, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, L प्लस B प्लस H की वैल्यू कितनी है 19, तो यहाँ आ जाएगा 19 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इनके जोड़ का सम हमने अभी निकाला है कितना 125, इनका कितना जोड़ निकाला है 125। और ये तो हमें फाइंड ही करना है, क्योंकि देखो टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस HL, 2 × LB प्लस BH, ये जो है ये हिसाब से देखो ये टोटल सरफेस एरिया है, मतलब इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना है। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपको 361, और प्लस का 25 ड्रा किया हो जाएगा माइनस का, तो किसके बराबर आ जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है भाई, तो 361 में से 125 माइनस करो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कितना एरिया, LB प्लस BH प्लस HL। तो मतलब कि ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मतलब कि जो एरिया का जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का ये है, तो ये इसके बराबर आ गया 236 के। तो मतलब हमारा जो बेसिकली आंसर आ गया वो 236 सी ऑप्शन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपको समझ लगा होगा। इसमें मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की यूज़ की थी, किसकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस BC और CA। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को हेल्प किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी बढ़ते हैं आप 6वें क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो कई क्वेश्चन कह रहे हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अ कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। फ्रॉम का मतलब कि इसमें से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है उसकी ब्लॉक की। उसमें से हमने एक कोन बनाया है, किसमें से, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसको कट करके उससे हमने क्या बनाया है, एक कोन बनाया है। क्या बनाया है, कोन, शंकु बनाया है। कोन को क्या बोलते हैं, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, कि जो लकड़ी वेस्ट हुई है, क्योंकि जब आपने एक क्यूबॉइड से कोन बनाया है, एक घनाभ से शंकु बनाया है, तो उसके अंदर जो वुड जो है, जो लकड़ी है जो वेस्ट हुई है, वो कितने % वेस्ट हुई है, ये बताना है आपने। ठीक है अभी देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। जैसे ये है, ये मान लो ब्लॉक है, ये मान लो रेक्टेंगुलर कार का ब्लॉक है, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। मतलब इससे आपने क्या है, एक कोन शेप का एक बनाया है।
मतलब इस तरह के कोण बनाए हैं, ठीक है। तो ये है कि कोण ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो मतलब पूरा जो डायमीटर है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये चीज़ है। तो आपको पता है कि जितना वॉल्यूम से जितना वॉल्यूम इसका होएगा उतना वॉल्यूम तो इसका होना नहीं है। क्यों नहीं होना, क्योंकि जितनी चीज़ से ये बना है तो प्रॉपर तो बना नहीं है कि जितने लकड़ी से हमने कोण बना दिया बस उतनी से ही बना है। तो कुछ चीज़ें जो कट कुट के जो चीज़ें वेस्ट भी तो होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें खराब भी निकलती है, जो वेस्ट होती है, तो वो उसका परसेंटेज बताना है। तो अगर हम दोनों का वॉल्यूम निकालें कि इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, तो उससे हमें चीज़ों का पता चल जाएगा कि कितना जो है इसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की घनाभ का, इसको घनाभ बोलते हैं, घनाभ दा आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये आ गया भाई 10 इंटू 5 इंटू 2, तो ये आ गया 10 5 50 दूनी 100, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा इसका रेडियस कितना है 3 गुणा 3 गुणा हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया 22×66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब कि जो कोण का वॉल्यूम आया है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब आया है और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो मुझे ये बताओ कि जब हमने इससे ये चीज़ बनाई है तो कितनी चीज़ वेस्ट हो गई। तो इसका 100 है, इसका 66 है, तो कितने की कमी आ गई, तो आपको 34 की, कितनी 34 की, वही 34 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया है, जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है, कट हुआ है। तो 34 की कमी आ गई किस पे, 100 पे। तो 34 की कमी 100 पे, तो 100% से गुणा करोगे तो क्या आएगा अभी, तो आगे 34% है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100 पे अपने आप में क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 34%। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी आप शुरू कर दे अपना 7वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। डेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसे पढ़िया होगा जिसने डेसिमल पढ़िया है कि डेसिमल में जो टाइप्स होती है, टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, ठीक है ना। जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता ही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, ये कह रहे हैं कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में। तो जब हम पहले होते थे क्या करते थे, जैसे मैं 3.2 है, इसको डेसिमल में लिखो, सॉरी फ्रैक्शन में लिखो, तो इसको ऐसे लिखते थे कि 32 लिख दिया और हम लिखते थे कि डेसिमल कितने डिजिट छोटे डेसिमल लगा, तो 1 डिजिट, तो बटा में कितना आ गया 10। अगर इससे होता 3.25 तो इसका आंसर क्या आता, 325 बटे कितने डिजिट छोड़ के लगाया 2 डिजिट, तो बटा में 100 आ जाता, मतलब कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे कुछ आता था। पर इन क्वेश्चनों में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पूरा डिटेल करके भी बताते हैं, एक सुख से लेके, ठीक है ना। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। और हम यहाँ पे भी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में हम इसको सीखेंगे कि इसको शॉर्ट में कैसे करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं कहूँगी इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो आपने क्या करना है, जो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है इसको कंप्लीट क्या करना है, कंप्लीट नंबर लिखना होता है। जैसे 3244 है तो आपने ऐसे लिख दिया 3244, ठीक है भाई। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जिस डिजिट पे बार नहीं होता उसको माइनस करना होता है। जैसे 32 के ऊपर बार नहीं है तो 32 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। और डिवाइड में लिख देंगे क्या, कि कितने डिजिट पे बार है, तो आप कहोगे 2 डिजिट पर बार है। जितने डिजिट पर बार होते हैं उतने 9 आते हैं, और जितने डिजिट पे बार नहीं होते उतने जीरोज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिजिट पे बार नहीं है, तो कितने डिजिट पे बार है 2, तो 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। और कितने डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे, तो बटा में 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है भाई। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, और 32 का 32 ही आ जाएगा, और बटा में कितना है, ये है भाई, ठीक है ना, 3212 बटे 9900 ये है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे शायद आपका डी ऑप्शन है 3212 बटा 9900, अगर यहाँ पे भी कोई नंबर रहा होता जैसे 2.75, ठीक है ना, ऐसे मान लो 5 पे बार है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता। मान लो यहाँ पे भी कोई डिजिट आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.75 के ऊपर बार, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये सेम वही क्वेश्चन बन गया, ये वाला 0 पॉइंट समथिंग, तो 2 का 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 75 लिखोगे,
जिस पर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, 7 पे बार नहीं है तो 7 माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में एक डिजिट पे बार है 1 9, 1 पे बार नहीं है तो 1 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब 75 में से 7 गया तो 75 में 7 गया कितना आ जाएगा 68, तो 68 बटा में कितना है 90, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते 2 सही 68/90, ये आपका आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आज जो 8वां क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, और ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, यही पटवारी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 11 की डिविजिबिलिटी का है, तो आपको पता होना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मान लो कोई नंबर दिया होता है, जैसे कोई डिजिट लिख देता हूँ मैं इंग्लिश में ABCDEF, मान लो ये कोई नंबर्स है, जैसे ABCDEF से कुछ भी आ जाए 5 7 8 9 कुछ भी आ जाए, तो उसमें आपने क्या करना होता है, पहले डिजिट से लगना होता है, एक एक डिजिट छोड़ के उनका जोड़ करना होता है। जैसे A से लग गए, B छोड़ दिया C, D छोड़ दिया E, F छोड़ दिया, आगे कोई है ही नहीं, तो मतलब इनका जोड़ कर देंगे A + C + E। ठीक है भाई, और जो बच गए उनको करेंगे एक एक छोड़ के, जैसे B C छोड़ दिया, D E छोड़ दिया, F, इन्हीं का जोड़ करेंगे B + D + F इनका। तो स्टार्टिंग से एक एक डिजिट छोड़ के उनका जोड़ करना है, फिर जो बच गए उनका एक डिजिट छोड़ के जोड़ करना है। तो उनका जो डिफरेंस है, उनका जो क्या है डिफरेंस, तो उनका अगर डिफरेंस जहाँ 0 आए, जहाँ 11 के टेबल में है, जैसे 11 22 33 44 ऐसे, इनका डिफरेंस जहाँ 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी की एक कहानी होती है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं कोई 55507, जैसे ये नंबर है, मैं पूछूं क्या ये 11 से कट जाएगा एग्जैक्ट, तो आप भी देखो 55077 है, तो आप देखो जोड़ करोगे 5 0 फिर 7, मतलब 5 + 0 + 7, फिर डिफरेंस लोगे 5 और 7 का, तो 5 + 7, तो देखो सेम है 5 और 7 12, 5 और 7 12, इनका डिफरेंस क्या आ गया 0, तो डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब जो 55077 है ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप रैंडमली कोई भी नंबर चेक कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये है कि 78*3945 ये नंबर हमें नहीं चेक करना है 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। बाकी ये कह रहा है डिविजिबल होगा, ये कह रहा है ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो आपने स्टार की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कि ये नंबर जो है वो 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। लिखा हुआ है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, वेयर स्टार इज अ डिजिट, स्टार एक डिजिट है, स्टार इज इक्वल टू स्टार के किसके बराबर है, तो वो सेम ही काम करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ के जोड़ेंगे, जैसे 1 7 फिर स्टार फिर 9 फिर 5, मतलब कि 7 + स्टार + 9 + 5। ठीक है भाई, फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका जोड़ेंगे इसको इसको इसको, 8 + 3 + 4। ठीक है, तो इनका जब आप जोड़ करोगे 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 16, 16 और 5 21, तो 21 + स्टार। ठीक है भाई, सही है, 7 और 9 16, 16 और 5 21, फिर यहाँ पे 8 और 4 12 और 3 15, ये आ गया। तो मतलब कि इन दोनों का जोड़ -15, इन दोनों का जोड़ -15, तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस कर देते हो, 21 में से 15 घटा दो, तो 21 में से 15 घटाएगा कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, 21 से 15 का 6, तो बचा क्या है स्टार, मतलब प्लस का स्टार बचा है। बोलो भाई हाँ कि ना, क्लियर कि नहीं क्लियर है। 21 में से 15 गया, 6 प्लस का स्टार आ गया। अब 6 में क्या जोड़े कि 11 के टेबल में आ जाए, भाई यहाँ पे 0 तो बन नहीं सकता अब, ठीक है ना, यहाँ पे 0 तो बन नहीं सकता, तो अब 0 से बड़ा है क्या है 11, तो 11 या फिर 22, 11 का टेबल में कुछ बनना चाहिए, तो 11 में क्या ऐड करें कि 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो आपको स्टार की वैल्यू आएगी 5, स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि अगर आप स्टार की जगह 5 रख दोगे तो 6 और 5 11, तो 11 क्या हो जाएगा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। देखो ये शुरू कर दें 9वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है ट्रपेजियम का। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में ट्रपेजियम पे। द एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रपेजियम को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी पंजाबी में समलम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई, समलम चतुर्भुज, ठीक है ना, समलम चतुर्भुज बोलते हैं ट्रपेजियम को। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो दो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड समांतर भुजाएं, क्या होती है समांतर भुजाएं, तो समांतर भुजाएं एक दे रखे 10 सेंटीमीटर, और फाइंड दी अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी समांतर भुजा है वो पता करनी है, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो जो ट्रपेजियम होता है वो देखो कैसे बनता है, इस तरह का ट्रपेजियम होता है, इस तरह का हमारा ट्रपेजियम होता है, एक ये ट्रपेजियम होता है, और ये दो पैरेलल साइड होती है, ये हमें गिवन है।
ये दो पैरेलल साइड हमें क्या है, गिवन है, सॉरी गिवन नहीं होती, ये दो पैरेलल साइड होती है, सॉरी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। जो ए बी होती है ये हमारी पैरेलल साइड होती है, और ये सी डी होती है ये हमारी पैरेलल साइड नहीं होती, क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जो पैरेलल साइड्स होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इनके बीच का जो डिफरेंस जो होता है, जो ये डिस्टेंस होता है, ये इक्वली चलता रहता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। तो ये दो लाइन पैरेलल होती हैं और इनके बीच की ये हाइट है, ये हाइट है, और ये दोनों हाइट बराबर होती है। अगर ये h है तो ये भी क्या होगी, h। ये दोनों हाइट क्या होती है, बराबर होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको ये लेंथ निकालनी पड़ जाए तो ये बेसिकली कुछ नहीं होती कि a ही होती है, मतलब टोटल b होती है, ये टोटल b होती है, और इतनी जो है ये टोटल b होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो होती है इसके पैरेलल देखो तो ये सेम ही है, ये स्क्वायर बन रहा है एक, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगी, a ही हो जाएगी, और ये बाकी बची हुई जो है वो इस b का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आपको दो साइड जो है a और b, इनमें से एक साइड दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको हाइट दे दी कितनी, 4 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है हमारा। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, हाफ इंटू हाइट इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम, जो दो पैरेलल साइड होते हैं उनका जोड़, a प्लस b। ठीक है, अभी तो एरिया हमें दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का एरिया दे रखा है कितना, 34, तो यहाँ आ जाएगा 34 बराबर a/2 गुणा हाइट कितनी है 4 गुणा a प्लस b, मतलब कि दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। तो a भुजा 10 है और दूसरी भुजा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2, मतलब कि 34, और 2 गुना हो रहा है इसके साथ, इधर क्या हो जाएगा बटा में, तो इज इक्वल टू 10 प्लस b, तो ये कैंसिल हो जाएगा 17 पे, 17 दूना 34, तो ये आ गया कितना 17 इज इक्वल टू 10 प्लस b, और प्लस का 10 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 17 माइनस 10 बराबर b, तो b की वैल्यू आ गई 17 में से 10 के 7 सेंटीमीटर। मतलब जो दूसरी पैरेलल साइड है, जो दूसरी पैरेलल साइड है वो कितनी आएगी 17 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटी वाली 7 सेंटीमीटर आ गई ये वाली, ठीक है ना, और ये बड़ी वाली कितनी आ गई, बड़ी वाली दे रखी थी कितनी 10 सेंटीमीटर, तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपकी पता चल गई कि जो सेकंड पैरेलल साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी कर दें आप नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रोम्बस का क्वेश्चन है। 2D शेप में इसको हम इस पर काम करते हैं 2D शेप पे। तो 2D शेप में होता है रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। मतलब कि जब आपका जो रोम्बस के अंदर एल्टीट्यूड दे देते हैं, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, हाइट, तो उस टाइम जो आपका रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम की शेप का बन जाता है। ठीक है, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का बन जाता है, इस तरह का। और वैसे रोम्बस होता है इस तरह का, ठीक है ना, इसकी हाइट नहीं होती, इसमें सिर्फ डायगोनल होते हैं, इसमें सिर्फ क्या होते हैं डायगोनल। ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, 2 डायगोनल होते हैं और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये दोनों हाफ हाफ होते हैं। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर ये टोटल 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब कि ये बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और इनकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है भाई। और दूसरी बात ये जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, ये सारी साइड बराबर नहीं होती। पर एक टाइम ऐसा होता है कि जो रोम्बस है वो एक हिसाब से पैरेललोग्राम की शेप बन जाता है। ठीक है ना, जब उसमें हमें हाइट दे दी होती है, गिवन हाइट, मतलब ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा, ये भी ए होएगा, मतलब एक रोम्बस की शेप का होएगा। ठीक है ना, रोम्बस की शेप में जिसमें एक हाइट दी होगी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है ऊंचाई से। तो ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और इसका एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर इसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, भी साइड दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो जब आपको एल्टीट्यूड दिया होता है ना, तब इसका जो एरिया होता है रोम्बस का, जब एल्टीट्यूड ऊंचाई दी होती है तब इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो सेम जो पैरेललोग्राम का होता है। पैरेललोग्राम में क्या एरिया होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई।
तो बेस कितना है, तो आपको बेस है 5, हाइट कितनी है 4.8, तो इनको गुणा करोगे 4.8 को 5 से तो शायद 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वो दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे डायगोनल वाला। क्या, कौन सा, डायगोनल वाला। तो डायगोनल में क्या होता है कि जब आपको रोम्बस का एक डायगोनल दिया होता है और एरिया दिया होता है, तो वैसे फॉर्मूला तो ये होता है एरिया का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो डिवाइड में 2 इधर क्या हो जाता है गुणा, देखिए 2 मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और जो डायगोनल गिवन होता है वो इधर क्या हो जाता है डिवाइडर, तो 2 गुणा एरिया अपॉन डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2। तो हमारा शॉर्ट में एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि अगर आपको कोई डायगोनल चाहिए, अदर डायगोनल चाहिए कोई दूसरा अदर डायगोनल, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। क्या, 2 को मल्टीप्लाई कर दो एरिया से और डिवाइड कर दो जो डायगोनल आपको गिवन है, जो डायगोनल आपको गिवन है। तो आप कहोगे जी देखो 2 इंटू एरिया कितना दे रखा है 34 है ना, एरिया कितना भी, हाँ सॉरी एरिया निकाला है 24, तो 2 गुणा 24 बटा में डायगोनल कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8, तो 8 कम 8, 8 3 24, 3 दूनी 6, मतलब 6 सेंटीमीटर आ गई दूसरे डायगोनल की हाइट। पहला डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर का आ गया। तो यहाँ हम अपने क्वेश्चंस को विराम देते हैं। इस जो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, पटवारी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, और आगे भी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अगर आप और भी हमारी इस तरह की वीडियो चाहते हो, और भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे बैच में, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और इस ज्ञानम अबोहर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक